आज हम बच्चों करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 चतुर्भुज। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे और ये आपका पार्ट नंबर कौन सा बच्चों 3 है, जिसमें बच्चों हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे और जो लास्ट की एक्सरसाइज है उसे भी बच्चों मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। लास्ट बच्चों हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी लास्ट पार्ट में। आज हम उसे आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। तो देखिए, जो आपकी ये वाली एक्सरसाइज है ना, इसको बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों हम देखेंगे चतुर्भुजों के साथ खेल। ठीक है, जैसे सबसे पहले गतिविधि है जियो बॉल गतिविधि। एक जियो बॉल और कुछ रबड़ बैंड लीजिए। देखिए, एक जियो बॉल है और आप करेंगे एक रबड़ बैंड लिया। ठीक है, यदि आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी पुस्तक के अंत में दिए गए जो बिंदु जाल है, देखिए इस तरीके का, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विकर्ण बनाने के लिए समान लंबाई के 2 रबड़ बैंड यूज़ करेंगे। जैसे एक ये रही, दूसरी ये रही। ठीक है, और एक दूसरे को इस तरीके से लगा देंगे। ये क्या, एक दूसरे के लंबवत रूप में इसे रख देंगे। जो हमें चतुर्भुज प्राप्त होगा वो किस प्रकार का हुआ। देखिए, जब आपके विकर्ण बराबर होंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक आपका वर्ग बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एक वर्ग। इसके विकर्ण और भुजा भी आपस में बराबर होंगी। लेकिन दोनों में से यदि एक विकर्ण को दोनों और 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, देखिए इसकी लंबाई बढ़ा दी और इसकी लंबाई बढ़ा दी, तब आपको क्या प्राप्त होगा, आपको एक समान सा चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि एक विकर्ण बढ़ गया और दूसरा विकर्ण क्या है बच्चों, आपका उतने ही साइज का है। ठीक है, अब क्या है, हम अलग अलग त्रिभुज है, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बनता है, किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। तो देखिए, जैसे 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु है। ठीक है, और एक ये समबाहु है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे, जैसे आपका एक समबाहु त्रिभुज ये है और दूसरा समबाहु त्रिभुज को हम इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए इस तरीके से जुड़ जाएगा ये आपका। ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा बच्चों, और ये भी आपका 8 होगा। तो ये आपका किस तरीके का एक चतुर्भुज बन के तैयार होगा, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, समचतुर्भुज होगा, जिसमें चारों साइड से होंगी आपकी बराबर होंगी। ठीक है, इसके बाद आपके एक ये वाला है, 2 चतुर्भुज हैं। ठीक है, सॉरी त्रिभुज है। एक है 8 सेंटीमीटर भुजा है इसकी 2, और तीसरी भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर है। जब हम इनको जोड़ेंगे तब आपका क्या उनसे आकृति प्राप्त होगी। देखिए, आपके इसमें क्या है, केवल जैसे मान लिए एक ये ले ली, ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाली, और ये 8 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, 8 सेंटीमीटर वाली ये वाली लाइन रखेंगे। दूसरी आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर वाली। तीसरी ये 8 है, ये 8 है। ठीक है, और ये आपका 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये समचतुर्भुज नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्योंकि समचतुर्भुज हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि वो क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं साइज में। लेकिन यहाँ पे तो बराबर है ही नहीं। यहाँ पे तो आमने सामने की 8 8 सेंटीमीटर है और ये वाली क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सम्मुख भुजाएं दोनों की अलग अलग है। तो देखिए, यहाँ पे इनको जोड़ के भी दिखाया गया, जैसे मैंने ऊपर जोड़े थे ना, उन्हीं को ही देखिए यहाँ पे ही जोड़ के दिखाया गया, एक ये रही, दूसरी ये रही। ठीक है, अब हमारा आता है बच्चों पतंग और समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, पतंग और समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए पतंग क्या होती है, जैसे यहाँ पे एक आकृति दी हुई है जिसमें क्या है, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 त्रिभुजों को एक साथ जोड़ा गया है। देखिए, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, और ये 12 सेंटीमीटर है। तो एक त्रिभुज तो ये वाला हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। तो अलग अलग क्या है, भुजाओं की माप है। ठीक है, सबका साइज अलग अलग है। तो 3 भुजाओं का अगर साइज बच्चों अलग अलग हो और उनको जब जोड़ते हैं तो आपका क्या बनता है, एक पतंग बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो आकृति होगी वो क्या होगी, पतंग की आकृति के समान होगी। तो ये चतुर्भुज पतंग के समान होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि इसकी जो आसन भुजा है वो समान लंबाई की होती है। जैसे ये इसकी आसन भुजा ये है तो ये दोनों समान लंबाई की होगी, ये 4 है तो ये भी 4 है। इसकी आसन भुजा ये है तो ये दोनों भी क्या होंगी, समान लंबाई की होगी। ठीक है, तो पतंग की देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है ये कि पतंग एक चतुर्भुज तो है
जिसे ए बी सी डी से नामांकित भी किया गया है, जैसे इसमें। और इसमें क्या होगा, ए बी आपका बराबर है किसके, बी सी के, और सी डी बराबर है आपका ए डी के। ठीक है। अब इसका पहला गुण क्या आता है कि पतंग ए बी सी डी में विकर्ण। तो देखिए जैसे आपके दो त्रिभुज हैं, ये क्या है आपके, ए बी सी और ए डी सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपका ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, ये ए बी सी है आपका, और ये वाला क्या है आपका ए डी सी। तो ये जो ये वाली भुजाएं, ये तो आपकी समद्विभाजित समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे दोनों। ठीक है, दो भुजाएं बराबर हैं। तो पहला तो गुण ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो विकर्ण है ए सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, विकर्ण ए सी है वो क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और ईओ बराबर क्या हो जाता है, जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ईओ बराबर ओ सी के। ठीक है। और ए सी के लंबवत होता है, इस वाली लाइन पे ये हमेशा क्या रहेगी, लंबवत रहेगी। ठीक है, इसे क्लीन करता हूँ मैं, एक बार और बताता हूँ आपको गुण। देखिए इसमें जो सबसे पहला जो विकर्ण है बी डी, ठीक है, ये विकर्ण है, ये क्या कर रहा है, ये आपका इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है, समद्विभाजित कर रहा है। किसको, कोण ए बी सी, ये वाला कोण। दूसरा क्या है, कोण ए डी सी, ये वाला कोण। ठीक है। दूसरा क्या है, विकर्ण जो ए सी है, ये क्या कर रहा है, ये ए सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है। अर्थात जो ए ओ है, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, और जो ये वाली लाइन जाएगी ना, ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, लंब रहेंगे, और दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम भी होंगे। जैसे ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम होगा, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम समलंब चतुर्भुज। अब बच्चों समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजा जैसे आमने सामने की, ये भुजा इसकी समांतर है। ठीक है। और सिर्फ एक ही सम्मुख भुजा बराबर होंगी, दूसरी सम्मुख भुजा नहीं होंगी समांतर एक दूसरे के। यदि हम इस नियम को हटा दें तो हमें एक नए प्रकार का चतुर्भुज प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज सिर्फ एक ही क्या होता है, सम्मुख भुजाओं का जोड़ा बराबर होता है और समांतर होता है। ठीक है, एक दूसरे के बराबर तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन समांतर जरूर होता है। ठीक है। दूसरी जो सम्मुख भुजा होती है वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, ये रहा इसकी डेफिनेशन। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें कम से कम एक युग का मतलब क्या होता है बच्चों, एक जोड़ा। ठीक है, एक जोड़ा सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, लेकिन वो बराबर नहीं होती है, ध्यान रखना। हो भी सकती है बराबर हो, लेकिन और किसी किसी में हो सकता है कि वो बराबर ना हो, जैसे इसमें इसका साइज अलग है, इसकी लंबाई अलग है। ठीक है, लेकिन समानता जरूर होती है। अब इसी को देख के हम पहला गुण देखते हैं इसका, समलंब चतुर्भुज का, कि जो एंगल एस है और प्लस पी। तो देखिए एंगल एस ये वाला और एंगल पी ये वाला, देखिए ये क्या है, सममुख भुजाओं के बीच में सम कोण बन रहे हैं, तो इनका टोटल क्या होता है, 180 होता है। और एंगल आर प्लस एंगल क्यू, इनका भी टोटल क्या होगा, हमेशा 180 होता है। ठीक है। और जब एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं समान लंबाई की हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज समलंब बन जाता है, अगर ये समान लंबाई की हुई तो। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, कहा गया है कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की रचना करनी है, इसकी यू वी डब्ल्यू एक्स, जैसे यहाँ पे किया गया, जिसमें क्या हो, यू वी ये वाली जो रेखा है ये इसके समांतर हो। देखिए समांतर का साइन होता है। ठीक है। और इसका जो एंगल यू हो उसको मापना भी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ऐसे रेखा खींच देंगे। ठीक है, इसमें साइज दिया नहीं तो अपने मर्जी कितने भी सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। और फिर बच्चों हम क्या करेंगे, समद्विबाहु है तो 4-4 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से आप कितनी, 4 सेंटीमीटर की हाइट की एक रेखा खींच देंगे। ठीक है। और फिर यहाँ से प्रकार की, ठीक है, नोक रख के यहाँ पे कट लगा देंगे, 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन जितने सेंटीमीटर का यहाँ से कट लगाएंगे उतने का ही यहाँ से कट लगाएंगे। ठीक है, और फिर इसको इससे ऐसे मिला देंगे, तो आपका इस तरीके से एक समलंब चतुर्भुज बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें क्या होता है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में एक गुण और है, दूसरा गुण। ठीक है, वो गुण क्या है कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में
समान भुजाओं के एक ही ओर बनने वाले, देखिए ये समान भुजा है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके एक ही ओर बनने वाला जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, हमेशा बराबर होते हैं। सम्मुख कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। जैसे इसके एक ही ओर सम्मुख कोण बन रहा है ना, ए और एंगल बी, तो ये क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। अब इसको देखिए आपकी एक्सरसाइज से समझते हैं, ठीक है। अब यह आपकी इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज आती है जिसे हम करते हैं, ठीक है। टोटल 11 क्वेश्चन है, तो 1 बाई 1 हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुजों को जोड़कर प्राप्त चतुर्भुज के सभी कोण बताइए, ठीक है, और भुजा के साइज भी बताने हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। एक त्रिभुज ये है, ठीक है, जिसकी क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर की भुजा है, तीनों, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, इसकी क्या है 4 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जब इसको मिला देंगे बच्चों, इस तरीके से हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। इसी की साइड दूसरा त्रिभुज रखेंगे तो ये भुजा भी 4 हो जाएगी, ये भी, यानी कि जो सभी भुजाएं होंगी वो क्या होंगी आपकी 4-4 सेंटीमीटर की होंगी। अब देखिए इसमें क्या दिखेंगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज समबाहु है और उनकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसलिए जब उन्हें एक उपनिष भुजा के साथ जोड़ा जाएगा, जो प्राप्त चतुर्भुज की जो बाहरी भुजा होंगी वो सभी क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की होगी। अब हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है बच्चों, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 60, ये 60 और ये 60 हो जाएगा, ऐसे इनके तीनों के होंगी। तो यानी कि जो आपका ये वाला कोण होगा बच्चों, ये 60 होगा, ये भी आपका कितना होगा 60 होगा, ये 60 होगा और ये 60, दोनों जुड़ जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कितना होगा आपका 120। तो दो एंगल बच्चों 60 के आ जाएंगे और बाकी के दो कोण आपके 120 के होंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है। और चतुर्भुज के दो विपरीत कोण सीधे सीधे त्रिभुज के ही शीर्ष ओर हैं, जैसे ये वाले और ये वाले, तो ये तो 60 डिग्री का होगा। लेकिन जो अन्य दो विपरीत कोण है वो दो त्रिभुजों के कोणों को जोड़ के बनाए गए हैं, एक ये वाला कोण, ठीक है, और एक ये वाला कोण, तो इसको जोड़ के बनाया गया, जो कितना होगा आपका 120 होगा। तो अर्थात जो भुजाएं होंगी वो सभी 4 सेंटीमीटर की होंगी और जो कोण होंगे वो 60, 120, 60, 120 के होंगे, और एक क्या होगा, ये समचतुर्भुज बन के तैयार हो जाएगा। ये इस तरह का चतुर्भुज क्या कहलाता है बच्चों, समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि एक पतंग की रचना करनी है जिसकी विकर्णों की लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, ठीक है, जिसका नाम है ए सी, ठीक है बच्चों, आप इसे स्केल से कीजिएगा, मैं आपको रफली बता रहा हूँ ना, ये 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब इस रेखाखंड ए सी पर एक हमें कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, कहीं पे भी, बस ये ध्यान रखना आपको बीच में नहीं लेना। जैसे ये 8 सेंटीमीटर है ना, तो 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में हम डिवाइड करके बीच में एक पॉइंट ले लेंगे। फिर यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, इसे एक लंबवत रेखा खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से जैसे आधे से ज़्यादा स्केल से कट लगाएंगे, ठीक है, एक यहाँ पे रख के आधे से ज़्यादा कट लगाएंगे, ठीक है। या टी से भी आप 90 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे ना, मैंने आपको बताया है कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, आपके डी का यूज़ करके लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा बच्चों। तो हम 90 डिग्री का पॉइंट बनेगा तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे हम, ठीक है। अब ये बच्चों को होगा क्या होगा, आपका दूसरा विकर्ण होगा, और दूसरे विकर्ण की कितनी रखनी है हमें, 6 सेंटीमीटर रखनी है। तो प्रकार के यहाँ पे नोक रख के बच्चों 3 सेंटीमीटर का कट ले यहाँ लगाएंगे और 3 सेंटीमीटर का कट यहाँ लगाएंगे, और फिर इसको इस पॉइंट से इस तरीके से हम मिला देंगे। तो आपका बच्चों ये क्या बन जाएगी, एक पतंग की आकृति बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसका नाम रख देंगे, जैसे ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमने इसके रचना के चरण में भी लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या, लंबवत रेखा खींची, 3-3 सेंटीमीटर का मार्क किया और फिर इनको मिला दिया, ठीक है। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समलंब चतुर्भुज की शेष कोण निकालने। देखिए आपका 120 है, ठीक है, इसके सम्मुख कोण ये वाला है, सॉरी ये 135 है ना,
तो इसके समकोण ये रहा, और हमें पता है समकोणों का टोटल कितना होता है बच्चों, 180 होता है। अगर ये 135 है तो दूसरा कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 45 होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये 105 है तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो समलंब है, यहाँ पे जो है भुजाएं समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच जो अंत्यकोण होते हैं उनका टोटल 180 डिग्री का होता है। तो 135 के संगत कोण क्या हो जाएगा, 180 में से 135 माइनस करेंगे 45। 105 का संगत कोण क्या होगा, 180 में से 105 को माइनस करेंगे 75। तो आपके जो कोण मिलेंगे वो 45 और 75 डिग्री के होंगे। अब इसी तरीके से देखिए दूसरा समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ये एक समद्विबाहु समलंब है। अगर आप देखेंगे तो देखिए मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ, ये आपका समद्विबाहु है। देखिए यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर दी हुई है, ठीक है। क्योंकि इसकी गैर समांतर भुजा बराबर है तो अर्थ है एक ही तिर्यक रेखा पर स्थित अंत्यकोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि 180 माइनस 100 करेंगे तो आपका 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और समद्विबाहु समलंब में आधार के कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसके समूह कोण भी क्या होंगे, समान रूप से व्यवस्थित होंगे। जैसे आपका ये 100 है, ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, 180 में से माइनस करेंगे 80 हो जाएगा। इसके समूह के वाला कोण है तो ये भी 80 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आपका, एक वेन आरेख बनाइए जिसमें समांतर चतुर्भुज, पतंग, समलंब चतुर्भुज, आयत और वर्ग के समूह को दर्शाया गया, और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम एक वेन आरेख देखते हैं। तो देखिए ये आपका एक वेन आरेख है, जिसमें देखिए आपके क्या दिखाया गया है कि जो भी आपके समलंब है, देखिए ये समलंब चतुर्भुज है, इसको समलंब चतुर्भुज से दिखाया है। तो सभी समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं, आपके एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। और आयत को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, और सभी वर्गों को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। जो पतंग होती है बच्चों वो आपकी एक अलग आकृति में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया देखिए वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। सबसे पहले वर्ग दिखाया है, फिर आयत, फिर समांतर चतुर्भुज, फिर समलंब चतुर्भुज, और पतंग को इससे अलग दिखाया क्योंकि इसकी आकृति बच्चों एक दूसरे से अलग होती है, इसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के समांतर नहीं होती। तो इस वेन डायग्राम से हमें क्या मिलता है कि जो प्रत्येक वर्ग है वो सभी क्या होंगे, आयत होंगे, ठीक है। और प्रत्येक आयत को हम एक समांतर चतुर्भुज भी बोलेंगे, और एक समांतर चतुर्भुज जो होगा उसको हम समलंब भी कहेंगे, ठीक है। सारी समांतर चतुर्भुज समलंब कहलाएंगे, ठीक है, समलंब हम कह सकते हैं। लेकिन पतंग जो है इन सबसे बिल्कुल अलग होती है क्योंकि इसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, ठीक है। अब इससे बच्चों आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वे कौन सा चतुर्भुज है जो पतंग और समांतर चतुर्भुज दोनों है, ठीक है। तो देखिए अब इसको देखते हैं इसमें। तो देखिए वो पतंग भी है, देखिए ये, और समांतर चतुर्भुज तो वो आपका क्या है, आपका वर्ग है, ठीक है। और आपका समचतुर्भुज भी होगा, ठीक है, देखिए लिखा, वो आपका समचतुर्भुज और वर्ग दोनों ही होगा। सेकंड है, एक क्या कोई ऐसा कोई चतुर्भुज हो सकता है जो एक पतंग भी हो और एक आयत दोनों हो। तो देखिए हाँ, जो वर्ग है देखिए आपके पतंग वर्ग की आकृति की भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, आपका एक पतंग भी कहला सकता है, ठीक है। इसमें दोनों के गुण पूरे होते हैं वर्ग के अंदर। क्या प्रत्येक पतंग एक समचतुर्भुज है, यदि नहीं तो इन दो प्रकार के चतुर्भुज के मध्य क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा नहीं, जो भी प्रत्येक पतंग है उसे हम समचतुर्भुज नहीं कहेंगे। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं लेकिन सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। और समचतुर्भुज पतंग की एक विशेष स्थिति ये होती है कि जिसमें चारों भुजाएं क्या बराबर लंबाई की हो जाती है, ठीक है। समचतुर्भुज के अंदर हम देखा है ना कि जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, आपके दो आकृति दे रखी है, एक है PAIR, ठीक है, जिसमें आपकी भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। ये आपका क्या है,
आयत है और दूसरा आयत दिया है आर ओ डी एस, आर ओ डी एस ये वाला, ठीक है। इसमें आपको आई ओ डी यानी कि ये वाला एंगल निकालना है कितना होगा। तो देखिए बच्चों, हम इसे पहले समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। जैसे आपकी 30 है तो ये आपका क्या आयत है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। और ये आपका त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के गुण से 180 होता है तीनों का टोटल। तो ये 90 है और ये 30 यानी कि 120 हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है ये भी एक आया था, तो ये भी टोटल कितना होगा 90 होगा। तो ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को देखिए, हम इसका आंसर को ला के दिखाते हैं। तो देखिए आकृति में पी आई आर एक आयत है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। आर आई ए भी 90 का होगा और आर आई ओ ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जो समकोण चतुर्भुज बन रहा है इसमें तीनों कोणों का योग 180 है। ओ आर आई 30 दिया हुआ है, आर आई ओ 90 है, ठीक है। तो आर ओ आई कितना होगा 180 में से 90 प्लस 30 को माइनस करेंगे 60 आ जाएगा, जैसा हमने निकाला था। इसके बाद आर ओ डी एस भी एक आयत है, इसमें भी सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, यानी कि आर ओ डी भी आपका 90 का होगा। तो आर ओ डी किससे बन रहा है आर ओ आई और आई ओ डी से बन रहा है। तो ये 60 और आई ओ डी इधर आके माइनस होगा, तो आई ओ डी कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कि बिना चांदे यानी कि जो आपका डी है प्रोटेक्टर के उसका यूज़ किए बिना 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाला एक वर्ग बनाना है, ठीक है। यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो आपको बनाना है। तो देखिए बच्चों, उसको हम कैसे बनाएंगे। आपका सबसे पहले स्केल की हेल्प से आपकी जो 6 सेंटीमीटर विकर्ण है इसे खींचेंगे। देखिए 6 सेंटीमीटर का विकर्ण खींच लिया मैंने, ठीक है। फिर प्रकार की सहायता से रेखाखंड एसी का जो लंब है वो समद्विभाजक खींचेंगे। देखिए आपका एसी है ना, इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक है। जो क्या होता है मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ से 8 से ज़्यादा लेके एक कट यहाँ लगाते हैं और एक कट यहाँ लगाएंगे सी पे। फिर ए पे प्रकार की नोक रख के 8 से ज़्यादा लेके एक कट यहाँ लगाएंगे एक यहाँ, और यहाँ से बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच देंगे स्केल से दोनों को मिलाते हुए। जो क्या होगी बिल्कुल स्ट्रेट खींचेगी और एक लंब सम क्या बन जाएगा आपका समद्विभाजक खींच जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्या है एक केंद्र हमें मिल जाएगा ओ, ठीक है। इस ओ पे हम क्या करेंगे एक मार्क करेंगे कितने सेंटीमीटर का बच्चों 3-3 सेंटीमीटर, जो टोटल है ये 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है कि जो वर्ग होता है बच्चों वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे प्रकार के नोक ओ पे रख के 3 सेंटीमीटर का कट यहाँ लगाएंगे, 3 सेंटीमीटर का इधर लगाएंगे, तो आपके 2 पॉइंट मिल जाएंगे। एक ये मिल जाएगा बी और ये मिल जाएगा डी, ठीक है। फिर ए को बी से मिला देंगे, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से, और ये आपके एक हमें वर्ग मिल जाएगा बिना डी का यूज़ किए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके वर्ग की रचना हो जाएगी। आप बच्चों रचना के चरण जरूर लिखे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। जो भी आपने प्रोसेस किया है तो उसको रचना के फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये आपके रचना के चरण कहलाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका 7 क्वेश्चन। सी एस एस सी एक वर्ग है, ठीक है, जिसमें बिंदु यू वी देखिए ये वर्ग है, ये यू दे रखा है, वी डब्ल्यू एक्स ये इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु है। यू वी डब्ल्यू एक्स किस प्रकार का एक चतुर्भुज होगा पहले ये बताना है। फिर इसे ज्यामितीय तर्क रचना मापन का यूज़ करते हुए देखिए ज्ञात करना है। और एक वर्ग के अंतर्गत एक अन्य वर्ग की रचना कीजिए, करने की विधि ज्ञात करनी है। और ध्यान रखिए कि आंतरिक वर्ग का जो शीर्ष है बाहरी वर्ग की भुजाओं पर स्थित हो, जैसे कि आकृति में बी में दिखाया गया है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये आपकी आकृति बनेगी ये आपकी क्या होगी एक वर्ग होगी, ठीक है। अब ज्यामितीय तर्क से कैसे प्रूफ करेंगे इसे। माना जो बाहरी वर्ग है सी ए ऐसी बन रहा है, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है ए है, मतलब ये टोटल आपका कितना है ए है, तो ये हाफ हो जाएगा यानी कि a/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये सभी a/2 होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि सी यू यू ए एक्स ये सभी की आपकी वैल्यू कितनी होगी a/2 हो जाएगी। और हमें पता है कि जो वर्ग है इसके प्रत्येक कोण आपका कितना ही 90 डिग्री का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो सभी एंगल भी क्या होंगे आपके 90 डिग्री के होंगे। तो इसके चारों कोने पे जो आपका त्रिभुज बनेगा, देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं, एंगल 90 का है, तो 90 डिग्री वाला त्रिभुज बन रहा है जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं।
तो ये चारों जो समकोण त्रिभुज होंगे ये एस ए एस जो सर्वांग समता नियम है उससे एक दूसरे की सर्वांग सम प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, जब ये सर्वांग सम प्रूफ है तो इनके जो कर्ण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए ये जो कर्ण हैं ये, ठीक है, ये भी बराबर होंगे। और जब कर्ण बराबर हो गए, चारों भुजा बराबर आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, या तो वो एक समचतुर्भुज है या फिर वो एक वर्ग है। अब हमें क्या है, ये तो पता चल जाएगा कि ये या तो समचतुर्भुज है वर्ग है, लेकिन हमें एंगल से पता चलेगा कि वो वर्ग है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक त्रिभुज जैसे सी यू बी में दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, अगर आप देखेंगे सी यू बी ये वाले, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, इनके समूह कोण 45 डिग्री के होंगे, है ना, क्योंकि देखिए ये आपका 90 है, अगर ये 45 का होगा। इसी तरीके से ऐसे करेंगे, ये भुजा इसके बराबर है, 90 है तो ये भी 45 के होंगे। तो जब ये 45 और 45 के होंगे, ठीक है, तो यानी कि सी यू बी प्लस यू वी एक्स प्लस ए यू एक्स, तीन ट्राइंगल जो बनेंगे इसका टोटल 180 डिग्री का हो जाएगा। अब ये 45 है, ये 45 है, ठीक है, यू वी एक्स हो गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो यू वी एक्स की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, जो आपका क्या होता है, एक वर्ग का होता है। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर लेंगे कि हाँ ये एक वर्ग है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं कि जो अगर आंतरिक भुजा है जैसे ये वाला है, ये आपका एक वर्ग होगा या नहीं होगा। ध्यान रखिए कि आंतरिक वर्ग के शीर्ष भारी जो वर्ग है इसकी भुजा पर स्थित जैसी आकृति हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो आपका यही वाला चतुर्भुज है, ठीक है, आपका यही वाला वर्ग है, ये वर्ग है। ठीक है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर छोड़ के, ठीक है, स्केल से एक पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक पॉइंट लगाया, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक पॉइंट लगाएगा, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर को छोड़ के एक पॉइंट लगाया, फिर इन पॉइंटों को मिला लिया। ठीक है, तो इससे भी जो आकृति प्राप्त होगी ना बच्चों, वो भी क्या होगी, आपका एक वर्ग होगी। ठीक है, यदि मध्य बिंदु की बजाय हम किसी भी जगह पे समान दूरी पे लगाएं, ठीक है, लेकिन दूरी समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 1 सेंटीमीटर का लगाया है मैंने चारों तरफ, तो आप 2 2 सेंटीमीटर का भी कर सकते हैं, 3 3 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, लेकिन 3 सेंटीमीटर यहाँ लगा तो 3 सेंटीमीटर का ही पॉइंट यहाँ लगेगा, और 3 का यहाँ और 3 का यहाँ। जब समान आप पॉइंट लगाएंगे तो आपका हमेशा एक वर्ग ही बनेगा। तो बाहरी वर्ग के प्रत्येक कोने से एक निश्चित समान दूरी लेंगे, ठीक है, उस पर बिंदु अंकित करेंगे, क्रम से मिलाने पर हमेशा ही वो क्या प्राप्त होगा, हमें एक वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 8वां, यदि एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान है और एक कोण 90 डिग्री का हो तो क्या ये एक वर्ग होगा। ठीक है, इसको हमें ज्यामिति तर्क के माध्यम से समझाना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, हाँ ये एक निश्चित रूप से वर्ग ही होगा, क्योंकि देखिए चारों भुजा समान है, हर एक कोण 90 डिग्री का, तो हमें पता है ये किसके कोण है, वर्ग के हैं। अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए चारों भुजाएं समान है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है एक समचतुर्भुज होता है। अब समचतुर्भुज के गुण क्या है कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, इसलिए इसके समूह कोण बराबर होंगे और आसन कोणों को ये 180 डिग्री होगा। माना चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाएं बराबर है और एंगल ए जो है, जैसे मान ली ये है, ठीक है, एंगल ए बी सी डी, ठीक है, इसका एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री है। तो समूह कोण बराबर होने के कारण जो एंगल सी है ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी कि सी बराबर ए के हो जाएगा। और आसन कोणों का योग भी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, तभी तो 180 आएगा। ठीक है, दोनों का टोटल 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डी बराबर क्या होगा, बी के होगा। जब चारों ही 90 के आ रहे हैं तो मतलब इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं भी बराबर आ रही हैं और चारों कोण भी 90 डिग्री के आ रहे हैं, इसलिए ये एक वर्ग होगा, जैसा परिभाषा में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 9वां कि वह चतुर्भुज किस प्रकार का होगा जिसमें सम्मुख भुजाएं तो समान है हो। ठीक है, अपने उत्तर को जांच भी करनी है। एक विकर्ण बनाइए और सर्वांग त्रिभुज की जांच कीजिए, ये आपका एक क्या दिया है, हिंट भी दिया हुआ है। तो देखिए जो चतुर्भुज होगा वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब माना जैसे आपका ए बी सी डी है, ठीक है, ये बी सी डी है ना, ये ए बी सी डी। अब इसकी जो सम्मुख भुजा है वो बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ए भी बराबर क्या होगा, देखिए साइज भी दोनों के बराबर होंगे ना, और बी सी बराबर डी ए के हो जाएगा।
अब एक विकर्ण AC खींचते हैं, जैसे एक विकर्ण ले लिया मैंने AC, जो चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटा, एक ये और एक ये। ठीक है, अब त्रिभुजों में क्या है, आपकी ये भुजा किसके बराबर है, इसके, ये वाली भुजा इसके बराबर, और ये आपका बेनिस्ट है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपके, एक दूसरे के सर्वांग सम प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, ABC सर्वांग सम हो जाएगा CDA के। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसका मतलब क्या है, इनके जो संगत भाग है वो भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि BAC बराबर हो जाएगा DCA के। देखिए BAC आपका ये, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इसके, और इसे हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण भी बोलते हैं। और BCA बराबर हो जाएगा DAC के। ठीक है, तो तो फिर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इसे निष्कर्ष निकल रहा है कि चतुर्भुज की समग्र भुजाएं भी समान हैं, और इसके साथ साथ जो एक दूसरे के समांतर भी है रेखा है, और एक, इसलिए क्या होगा, एक आपका समचतुर्भुज होगा, क्योंकि देखिए एकांतर कोण भी बराबर आ रहे हैं, और एकांतर कोण जब बराबर होते हैं, देखिए एकांतर कोण किसे कहते हैं, ये वाले, जब ये बराबर होते हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चतुर्भुज बनता है ना, ये एक दूसरे के क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको सर्वांग त्रिभुज के माध्यम से हमने जांच भी करा, और इसको प्रूव करके भी बताया कि ये क्या होगा, आपका समांतर चतुर्भुज होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या आकृति में दिए गए चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 होगा। जैसे यहाँ पे आकृति दी हुई है, ज्यामिति तर्क के सारे इसके आकृति की रचना करके इसका आपको सही उत्तर देना है। तो देखिए इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि हाँ, जो इस आकृति के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री निश्चित रूप से, मतलब सॉरी 360 डिग्री निश्चित रूप से होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये जो आकृति एक अवतल चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, इस आकृति को हम क्या कहते हैं, अवतल चतुर्भुज कहते हैं। देखिए इस तरह की आकृति, जिसे डार्ट या एरो होल भी कहा जाता है। इसमें जो बिंदु डी पर जो आंतरिक कोण है, एक बाह्य कोण भी बन रहा है, जिसे रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। देखिए ये वाला, ये आपका एक बाह्य कोण भी बन रहा है। ठीक है, तो जो क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो देखिए जो ये एंगल होगा ना, ये हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा। जब 180 से बड़ा होगा तो मतलब 360 भी होगा, इसके चारों का टोटल। ठीक है, अब इसे ज्यामिति तर्क के माध्यम से समझते हैं। आकृति में दिए गए चतुर्भुज ABCD के शीर्ष B और D को मिलाने वाली एक रेखाखंड खींचकर इसे आगे बढ़ाते हैं और BD को मिलाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये दो त्रिभुज में बट जाएगा। ठीक है, कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, यहाँ पे हम ऐसे इसको बिल्कुल सीधा मिला देते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसे क्लीन कर देता हूँ पहले आपको। तो देखिए इस तरीके से इसे मिला दें तो आपके दो त्रिभुज बन जाएगा, कि ये एक, ये एक का नाम हो जाएगा ABD, दूसरे का हो जाएगा आपका CBD। ठीक है, दो त्रिभुज मिल गए हमें। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज ABD में अगर हम देखेंगे, देखिए ये वाले में ABD में, तो एंगल AB और D तीनों का टोटल 180 होगा। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। देखिए ABD में BAD प्लस ABD प्लस ADB इक्वल टू 180 होगा। फिर CBD में एंगल BCD, CBD और CDB, ये 180 होगा। ठीक है, ये वाले एंगल, ये और ये। ठीक है, तो तीनों का टोटल 180 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 180 और 180, तो ये आपका हो जाएगा 360। ठीक है, और प्लस समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ने पर देखिए BAD और ABD को जोड़ेंगे प्लस ADB, तीन है ना, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, नीचे वाले को, और ये आपका क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180 हो जाएगा। ठीक है, अब कोणों को जब व्यवस्थित करेंगे तो देखिए ABD को CBD के साथ मिला देते हैं। देखिए अगर यहाँ देखेंगे ABD, ये वाला जो कोण है इसके साथ मिला देंगे CBD इसके साथ। ठीक है, ये वाले एंगल के साथ क्यों मिला रहे हैं बच्चों, इसके एक साथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एक बड़ा एंगल मिल जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो ABD CBD को मिलाया तो हमें ABC मिल गया, और ADP और CDP को मिला के हमें क्या होगा, एक रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा जिसका नाम क्या है बच्चों, ADC। ठीक है, ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, जब हम इस एंगल को
और इस एंगल को मिला देंगे। तो ठीक है, तो अतः क्या लिखेंगे फिर हम, बी ए डी प्लस ई बी सी प्लस बी सी डी प्लस रिफ्लेक्स ऑफ बी ए डी सी इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस आकृति की रचना करके अब मापन के उपयोग के द्वारा अपने उत्तर की जांच करें। तो देखिए इसी की तरह हम एक और रचना कर सकते हैं। किस तरीके की रचना करेंगे, देखिए आपका इस तरीके की एक आकृति बनाता हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये आकृति है, इस तरीके की मैंने एक आकृति बनाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्केल का यूज़ करके इसी प्रकार की एक आकृति बनाएंगे जिसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बनाई, फिर चांद जो डी है उसकी सहायता से हम इसके चारों अंतःकोणों को नापेंगे। ठीक है, मान लेंगे कि जो एंगल ए है, देखिए आपका इस तरीके से बनाया है, तो एंगल ए आपका 35 डिग्री का हो गया, एंगल बी आपका 45 डिग्री का हो गया, एंगल सी आपका 40 का हो गया, और जो एंगल डी है ये आपका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका जो योग होगा वो बच्चों कितना मिलेगा हमें, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हमें मिलता है ना, तो इससे हमें ये सिद्ध होता है कि चतुर्भुज चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उसके कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है, या आप ऐसी आकृति बना सकते हैं, या फिर बच्चों आप कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से देखिए, ऐसे ही करके। ठीक है, तो आपके तभी चार भुजाएं आ रही है ना। तो आपकी मर्जी, जिस मर्जी की जैसी मर्जी आकृति बना के, अगर आप उसको एंगल को डी से मेज़र करेंगे ना, तो वो हमेशा बच्चों क्या होगा आपका, कितना आएगा, 360 ही टोटल आएगा। ठीक है, आप इसे चाहें रफली करके भी देखिएगा। ठीक है, आप रफली एक बना दीजिए इस तरीके की आकृति, फिर टी को रख के उसके एंगल को मेज़र करिए, और मेज़र करने के बाद फिर इसका सबको टोटल करिए, तो हमेशा वो 360 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन जो सत्य हैं या असत्य हैं, और इसको आपको रीज़न के साथ बताना है। इससे पहला है, एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण समान लंबाई के हों और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो वो निश्चित ही क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो देखिए ये आपका असत्य है। कारण ये कि समान लंबाई के विकर्ण जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वे एक आयत के भी होते हैं। देखिए ये आयत के भी गुण हैं, तो वर्ग होने के लिए विकर्णों का एक दूसरे के लंबवत भी होना जरूरी है। चूंकि ये आयत के भी हो सकता है, इसलिए निश्चित ही एक वर्ग होगा कहना गलत है, वो आयत भी हो सकता है। सेकंड है, एक चतुर्भुज जिसके तीन कोण समकोण है, निश्चित ही एक आयत होगा। तो देखिए एक ऐसा चतुर्भुज है ना, जिसके तीनों कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री है, 90 90, तो चौथा कोण भी बच्चों ऑटोमेटिक 90 होगा। हम जब 360 वाला हम जब रूल लगाएंगे, तो 360 वाले रूल से क्या होगा, हमें जो चौथा एंगल मिलेगा वो 90 का ही मिलेगा। तो निश्चित रूप से बच्चों वो क्या होगा, हमेशा ही एक आयत होगा। ठीक है, थर्ड है आपका कि एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो निश्चित ही एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। तो देखिए ये भी आपका सत्य है। समांतर चतुर्भुज का ये एक मुख्य और आवश्यक गुण है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, अर्थात जो समद्विभाजित करते हैं। और यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, तो वो हमेशा ही क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। फोर्थ बच्चे, एक समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो, निश्चित ही एक समचतुर्भुज है। तो देखिए जो आपका एक कथन है ये आपका असत्य है, क्योंकि विकर्णों का जो सिर्फ लंबवत होना समचतुर्भुज की गारंटी नहीं देता है। उदाहरण के लिए जैसे एक पतंग है, उसके विकर्ण भी तो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लेकिन इनकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो वो समचतुर्भुज भी नहीं है। तो समचतुर्भुज होने के लिए विकर्णों का लंबवत होने के साथ साथ उसके एक दूसरे को समद्विभाजित करना भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख कोण समान है, निश्चित ही एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो बच्चों ये आपका सही है। समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार यदि किसी त्रिभुज के सम्मुख कोणों के दोनों योग आपस में बराबर हैं, जैसे एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी के, तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी समांतर हो जाती है, और वो निश्चित ही एक समांतर चतुर्भुज होता है। सिक्स्थ है बच्चों, एक चतुर्भुज एक आयत होगा यदि इसकी प्रत्येक कोण समान है, सभी कोण इसके सेम है, तो वो आयत होगा। बच्चों ये भी सही है, क्योंकि देखिए यदि चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समान है, तो मान लीजिए पहले हर एक कोण कितना है, एक्स है। ठीक है,
तो एक्स 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 4 कोण हो गए, इनका टोटल 360 है। चारों को जोड़ेंगे 4x इक्वल टू 360। 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका प्रत्येक कोण कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री का मिल जाएगा। और 90 डिग्री किसका होता है बच्चों, आयत का ही होगा, है ना। तो इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, वो हमेशा क्या होगा, एक आयत होगा। नेक्स्ट है 7 कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो देखिए ये आपका सत्य है। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है। दूसरी और समांतर भुजाओं में सम्मुख भुजा के दोनों युग समांतर होने जरूरी है। तो समद्विबाहु समलंब के समांतर भुजा लंबाई के बराबर तो होता है, लेकिन वो समांतर नहीं होते, इसलिए समद्विबाहु समलंब कभी भी समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज थी, तो इसके आपको कंप्लीट मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, अब बच्चों इस चैप्टर के लास्ट की ये छोटी सी समरी है, सारांश है, इसे भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जिस चैप्टर में हमने पढ़ा। तो देखिए सबसे पहले जो एक आयत है वो एक चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके गुण देखते हैं। एक आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। देखिए ये आपका आयत है, तो सम्मुख भुजाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं, देखिए इसकी सम्मुख भुजा ये है, इसकी सम्मुख भुजा ये वाली है। तो ये हमेशा क्या होती है, समान होती है। एक आयत की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर भी होती हैं ये दोनों। और एक आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, जैसे एक ही विकर्ण और ये विकर्ण। ठीक है, सेकेंड आकृति है बच्चों वर्ग। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं ही बराबर होती हैं। तो वर्ग एक चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका भी। और सभी भुजाएं की जो लंबाई है वो सेम होती है। अब इसके गुण क्या है, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, ये इसके होगी। और एक वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे ये। ठीक है, जैसे ये है, इसके विकर्ण इसको हमेशा ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ये वाली। ठीक है, और एक वर्ग के विकर्ण वर्ग के कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जो विकर्ण है, तो देखिए जो ये एंगल है ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, 45 के होंगे। अब नेक्स्ट आता है बच्चों एक समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती हैं। देखिए ये इस तरीके से हम समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके गुण, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, इसका और इसका टोटल हमेशा 180 डिग्री होगा। और जो सम्मुख कोण होते हैं यानी कि जो ये वाला कोण होगा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, बराबर बराबर बांटते हैं एक दूसरे को। इसके बाद हम देखते हैं अब एक समचतुर्भुज। देखिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरीके से एक समचतुर्भुज होता है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। इसके गुण देखते हैं। एक समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे की समांतर होती हैं। देखिए ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। एक समचतुर्भुज में जो आसक कोण होते हैं, देखिए इसके भी 180 डिग्री के होते हैं इनका टोटल। ठीक है, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को ये भी क्या करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, ये विकर्ण वर्ग की तरह ही। और एक समचतुर्भुज के विकर्ण इसके कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट आकृति है पतंग। एक चतुर्भुज है जिसमें समान लंबाई वाली दो आसन भुजाओं के युग्म होते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ की पतंग की आकृति होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पतंग हो गए। अगला आता है एक समलंब चतुर्भुज। देखिए जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक योग तो एक दूसरे के समांतर होता है। और एक चतुर्भुज के जो कोण होते हैं बच्चों, उसका टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए बच्चों एक आपका एक वेन डायग्राम ये बना हुआ मिलता है। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन था ना यहाँ पे, अगर ये वाला जो क्वेश्चन था तो उसमें हम इस वेन डायग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें सभी दिखाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम इस वाले वेन डायग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस वेन डायग्राम में बच्चों क्या बताया गया है कि सभी समांतर चतुर्भुजों को हम क्या कहेंगे, समलंब कह सकते हैं। ठीक है, सभी आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, सभी वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ वर्ग जो होंगे बच्चों उसे हम पतंग कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ समांतर चतुर्भुज को भी हम पतंग कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग और समांतर चतुर्भुज ये आपका पतंग भी हो सकते हैं, इन्हें हम पतंग भी कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक आपका वेन डायग्राम बन के तैयार होता है। तो ये था बच्चों आज की वीडियो। आई होप बच्चों आज के जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जो भी टॉपिक आपको समझाएं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।